महाराष्ट्र में विधान परिषद की 5 सीटों के लिए 27 मार्च को वोटिंग होगी। इस चुनाव में महायुति में बीजेपी को 3 सीटें मिली, जबकि शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को एक एक सीट मिली है। ऐसे में महायुति ने तीनों दलों के सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस चुनाव के लिए आवेदन दाखिल करने की सोमवार को आखिरी तारीख थी। इसके अनुसार उम्मीदवारों ने अपना आवेदन भी दाखिल कर दिया है। इस चुनाव में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कई लोगों की दिलचस्पी थी। शिवसेना में पूर्व नगर सेविका शीतल म्हात्रे का नाम भी चर्चा में था, लेकिन उन्हें पार्टी ने उम्मीदवार नहीं बनाया। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने चंद्रकांत रघुवंशी की उम्मीदवारी की घोषणा की है। इसके बाद शीतल म्हात्रे ने एक्स पर पोस्ट कर अपनी भावनाएं व्यक्त की है। उनकी पोस्ट के मुताबिक वो विधान परिषद की उम्मीदवारी में रुचि रखती थी, लेकिन उन्हें नामांकन नहीं मिला। हालांकि उन्होंने यह भावना व्यक्त की है कि वह नाराज नहीं है। उन्होंने अपने एक सैंडल पर लिखा है कि मंजिलें अभी और भी है, चलना अभी दूर तक और भी है। जो चाहती मेरी वो नहीं मिली, पर जो कुछ भी मिला वो किसी स्वप्न देखी चाह से कम भी नहीं है। ऐसा ट्वीट शीतल म्हात्रे ने किया है। शीतल म्हात्रे ने अपने ट्वीट के जरिए अपना पक्ष रखा है। तो वही बीजेपी ने विधान परिषद चुनाव के लिए दादाराव कचे, संदीप जोशी और संजय केनेकर की उम्मीदवारी की घोषणा की है। इन तीनों उम्मीदवारों ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने संजय खोड़गे की उम्मीदवारी की घोषणा की है। तो वही एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने चंद्रकांत रघुवंशी की उम्मीदवारी की घोषणा की है। तो वही राहुल गांधी को लेकर भी दर्शकों एक खबर वायरल हुई है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक्स हैंडल नामक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आलू से सोना बनाने की मशीन बनाने का दावा कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो कांग्रेस नेता राहुल गांधी का है। वीडियो में राहुल गांधी जैसा दिखने वाला एक शख्स मशीन में आलू डालता है और मशीन से सुनहरे बिस्किट निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी फिलहाल वियतनाम में है। वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि उन्होंने अपने कहे अनुसार आलू से सोना बनाने वाली मशीन बनाई है, लेकिन जब विजिलेंस टीम ने जांच की तो वीडियो फर्जी निकला। इस वीडियो को एक्स पर द जयपुर डायलॉग नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि अब हम जानते हैं कि राहुल गांधी वियतनाम में क्या कर रहे हैं। ये भारत के भविष्य के लिए बहुत कुछ समझ में आ गया है। इसका मतलब है कि अब हम समझ गए हैं कि राहुल गांधी वियतनाम में क्या कर रहे हैं, जो आलू को सोने में बदल देती है। ये भारत के भविष्य के लिए बहुत अच्छा संकेत हो सकता है। इसी तरह के दावों के साथ वीडियो को यशवंत लोहार, रुद्र प्रताप महतो और रितेश कश्यप सहित कई एक्स खातों द्वारा साझा किया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को अगर आप गौर से देखेंगे तो इस पर वाटरमार्क आर्टिफिशियल बुद्धि नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर इस वाटरमार्क को सर्च करने पर इसी नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट मिला। इस अकाउंट पर यह वीडियो 16 मार्च को अपलोड किया गया था। इस अकाउंट पर कई वीडियो है जो असली लगते हैं, लेकिन इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI द्वारा बनाया गया है। इस वीडियो की आगे जांच करने के लिए इस वीडियो को डीकॉपी AI नामक AI कंटेंट डिटेक्टर टूल पर जांचा गया। तो वही दोस्तों खबर महाराष्ट्र से सामने आई है, जहां नागपुर में हिंदू मुस्लिम हिंसा भड़क उठी है। आपको बता दें कि औरंगजेब की कब्र पर विवाद के कारण नागपुर में हिंसा भड़क उठी। दो गुटों के बीच पथराव के बाद इलाके में तनाव की स्थिति है। मिली जानकारी के मुताबिक नागपुर के महल इलाके में दो गुट के लोग आमने सामने आ गए। दर्शकों, हिंसा का पूरा विस्तार जाने तो दोपहर 1 बजे विश्व हिंदू परिषद के करीब 30 से 35 कार्यकर्ताओं ने महल जिंदा चौक पर औरंगजेब की फोटो प्रतीकात्मक कब्र तैयार की। उन्होंने औरंगजेब की तस्वीर पर थप्पड़ मारकर विरोध जताया। तो वही दोपहर 2 बजे औरंगजेब की प्रतीकात्मक कब्र में आग लगाने की कोशिश की गई। हालांकि उस कब्र पर एक धर्म के लिए पवित्र माने जाने वाली हरी चादर बिछाई गई थी। इस पर कुरान से आयतें लिखी हुई थी। उस चादर को जलाने की बात हर जगह फैल गई। शाम 4 बजे तक विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता महल चौक पर मौजूद रहे। शाम 5 बजे हिंदू विश्व परिषद के कार्यकर्ताओं ने मीडिया के प्रतिनिधियों को बुलाया, लेकिन पोर्टल के पत्रकारों के अलावा कोई नहीं आया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा औरंगजेब की प्रतीकात्मक कब्र पर हरी चादर जलाने की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रसारित की गई। रात 7 बजे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने नारेबाजी की। इसके बाद शाम 7:30 बजे पुलिस ने उस पर प्रदर्शन बंद करने का दबाव बनाया। रात 8 बजे चिटनीस पार्क के चौक पर एक ग्रुप आया। उन्होंने हरी चादर पर आपत्ति जताई। इसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया। रात 8:30 बजे दोनों धार्मिक समूहों ने एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए तो विवाद बढ़ गया। घटना की गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने दुकानें बंद करा दी। दुकानें बंद होने से अफरा तफरी मच गई। पुलिस पर पथराव किया गया। पुलिस ने भीड़ पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े।
दोनों गुटों के युवकों ने पथराव शुरू कर दिया, कुछ ने आगजनी की। इसके बाद रात 8:40 पर दंगा और भी भड़क उठा। रात 9 बजे से पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाकर धरपकड़ शुरू कर दी और इसके बाद रात 10 बजे तक 20 लोगों को हिरासत में लिया गया और धरपकड़ जारी रही। दर्शकों, मुगल शासक औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद अब पहले से ज्यादा गहरा हो गया है। शाम होते होते नागपुर में तनाव हो गया। उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया था, गाड़ियों में आग लगा दी थी। कुछ पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी खबर है। इसके बाद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शांति की अपील की और कहा कि मैं प्रशासन के संपर्क में हूं। दिन में हिंदूवादी संगठनों ने औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर प्रदर्शन किया था, तो वही शाम में नागपुर में दोनों गुटों में टकराव के बाद तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। पुलिस हालात को काबू करने के लिए फ्लैग मार्च भी कर रही थी। तो वही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि ये सब प्लानिंग के साथ हुआ था। पुलिस पर पथराव करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। औरंगजेब के समर्थक हमारे दुश्मन हैं। इसके बाद कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने एक्स पर लिखा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और भाजपा की पूरी कैबिनेट आज बहुत खुश होगी। पिछले कुछ हफ्तों से जो नफरत की फसल महाराष्ट्र में भाजपा बो रही थी, वो पक कर तैयार है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के गृह क्षेत्र नागपुर में सांप्रदायिक हिंसा की खबर आ रही है। नरेंद्र मोदी जी अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को संभालिए, नफरत से देश का भला नहीं होगा। नागपुर की आवाम से शांति की अपील करता हूँ। तो वही दर्शकों, खबर अब बिहार से है। बिहार में पुलिस पर हमले की घटना पिछले हफ्ते से काफ़ी बढ़ गई है। इसे लेकर अब बिहार की राजनीति में काफ़ी उबाल आ गया है। विपक्ष जहां सरकार पर निशाना साध रहा है, वही सरकार के मंत्री इसे विपक्ष की साजिशों का नतीजा बता रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि सुशासन की सरकार है और विपक्ष इसे बदनाम करने में लगा है। बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू ने कहा है कि एकाएक पुलिस वालों की हत्या, पुलिस पर हमले, बड़े अपराधी घटनाएं होना विपक्ष की साजिश है। यह विपक्ष की साजिश है कि अपराध का ग्राफ बढ़ाओ। अपराधियों को विपक्ष बूस्टअप किए हुए है। अपराधियों को विपक्ष आगे कर रहा है कि बिहार सरकार को बदनाम करो क्योंकि चुनावी साल है। मंत्री ने आगे कहा है कि इसकी जांच हो रही है कि क्या विपक्ष की यह साजिश है। जिन अपराधियों को पकड़ा जा रहा है, लग रहा है कि यह सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जंगल राज आरजेडी के शासनकाल में था। पूरा देश ये कहता था। जिन लोगों ने बिहार को बदनाम करने का काम किया, वह आरजेडी आज कह रही है कि बिहार में जंगल राज है। क्या यूपी की तरह अपराधियों का एनकाउंटर होगा? योगी मॉडल यहाँ लागू होगा? पर मंत्री ने कहा है कि बिहार का अपना मॉडल है। यह सुशासन बाबू नीतीश का राज है। अपराधी सिर उठाएगा तो सिर कुचल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन का पॉडकास्ट रविवार को प्रसारित हुआ। इस पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 3 घंटे तक बोले। इस पूरे इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन सफर के साथ साथ देश के विभिन्न विषयों पर भी टिप्पणी की। उन्होंने भारत चीन और भारत पाकिस्तान के बीच राजनीतिक संबंधों में सुधार पर भी टिप्पणी की है। साथ ही नरेंद्र मोदी आरएसएस से कैसे जुड़े, आरएसएस का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इंटरव्यू में ऐसे कई सवालों के जवाब दिए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी से गुजरात में 2002 में हुए दंगे को लेकर भी सवाल पूछा गया। इस दौरान मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए गुजरात दंगा मामले पर अपनी बात रखी है। उन्होंने ये भी कहा है कि उस मामले में जो भी दोषी थे, उन्हें कानून के मुताबिक सजा दी गई। 2002 के गुजरात दंगों को कैसे देखते हैं मोदी, इस बारे में पूछे जाने पर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2002 के दंगों को लेकर झूठी कहानी बनाने की कोशिश की गई थी। 2002 से पहले गुजरात में 250 से ज़्यादा दंगे हुए थे और अक्सर सांप्रदायिक हिंसा होती थी। 2002 से पहले देश लगातार आतंकवादी हमलों और अस्थिरता से त्रस्त था, जिससे तनाव बढ़ गया था। उस समय विश्व में आतंकवादी गतिविधियों में भी वृद्धि हुई थी। 1999 में कंधार अपहरण कांड, 2000 में लाल किले पर हमला और 2001 में हमारी संसद पर हमला हुआ। यह बड़ी चुनौतियों का समय था, लेकिन 2002 के बाद गुजरात में एक भी बड़ा दंगा नहीं हुआ है। अब राज्य में स्थायी शांति है, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मुलाकात के दौरान कहा है। यह धारणा गलत है कि 2002 अब तक का सबसे बड़ा दंगा था। हकीकत तो ये है कि 2002 से पहले भी गुजरात में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, फिर भी यह 2002 की तरह कभी भी अंतर्राष्ट्रीय समाचार नहीं बना। तब हमारी सरकार ने स्थिरता लाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी राजनीतिक विरोधियों और मीडिया के कुछ समूहों ने हमारी छवि खराब करने की कोशिश की। फिर झूठ फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार न्याय की जीत हुई और अदालतों ने मेरा नाम बरी कर दिया। ऐसा मोदी ने अपनी स्पष्टीकरण देते हुए अपनी मुलाकात में कहा है। आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, अपने आलोचकों को हमेशा अपने पास रखिए।
क्योंकि वे आपको बेहतर बनाने में मदद करते हैं। सच्ची आलोचना शोध और विश्लेषण पर आधारित होती है, ऐसा मोदी ने इस दौरान कहा। दुर्भाग्य से आज का मीडिया और राजनीतिक विरोधी अक्सर शॉर्टकट अपनाते हैं। सोच समझकर आलोचना करने की बजाय वे बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। लेकिन अब आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वो आरोप है, आलोचना नहीं। तो वही दोस्तों, नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए रामदास आठवले ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार हिंदू और मुसलमानों को एक करना चाहती है। इस सरकार की सभी योजनाओं से मुस्लिम समुदाय को काफ़ी हद तक फायदा हो रहा है। हमारी एनडीए सरकार हिंदू मुसलमानों में भेदभाव नहीं करती। सरकार ने समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को आरक्षण दिया, जिसमें मुस्लिम भी शामिल थे। वक्फ बोर्ड की ज़मीन केवल कुछ लोगों के हाथ में ही थी और इससे मुस्लिम समुदाय को कोई फायदा नहीं हुआ। आठवले ने दावा किया कि अजान पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का रुख सही था, जबकि उन्होंने कहा कि नए स्वीकृत विधेयक से गरीब मुसलमानों को फायदा होगा। यह कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास छुपाया। छत्रपति संभाजी महाराज का नई पीढ़ी से परिचय फिल्म छावा के जरिए हुआ। उन्होंने कहा कि उनका असली इतिहास लोगों के सामने आ रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार हिंदू और मुसलमानों को एक करना चाहती है। उनकी सरकार ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण दिया, जिसमें मुस्लिम भी शामिल थे। जनधन योजना, आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना है। इन योजनाओं से मुस्लिम समुदाय को भी लाभ मिलता है। इसलिए हमारी एनडीए सरकार हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं करती। तो वही दर्शकों, उत्तर प्रदेश से खबर सामने आई है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को जिलाध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों की सूची जारी की है। पहली सूची में 68 जिलों की घोषणा की गई। इसमें 22 पिछड़ा वर्ग से है, वही 19 ब्राह्मण है। इसके अलावा 5 महिलाएं भी है। बीजेपी में हुए सांगठनिक बदलाव पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहली प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया एक्स पर सीएम ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सभी नवनियुक्त जिला एवं महानगर अध्यक्षगण को हार्दिक बधाई। पूर्ण विश्वास है कि आप सभी भाजपा की नीतियों और सिद्धांतों का पालन करते हुए संगठन को और अधिक मजबूत करेंगे और उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री के सुरक्षा एवं सुशासन के अभियान को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। सभी को उज्जवल कार्यकाल हेतु अनंत शुभकामनाएं। खबर में दोस्तों आगे जानते हैं कि कल्की धाम के सर्वेसर्वा आचार्य प्रमोद कृष्णन ने औरंगजेब पर बड़ा बयान दिया है। मुगल शासक औरंगजेब को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई हिंदू संगठनों समेत अन्य लोगों ने भी औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर बड़े स्तर पर आंदोलन की चेतावनी दी है। इस बीच आचार्य प्रमोद कृष्णन ने औरंगजेब की कब्र के बचाव में सामने आए हैं। इसको लेकर उन्होंने बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी की कब्र को तोड़ने की इजाजत सनातन धर्म नहीं देता है। उन्होंने कहा कि मुर्दे से लड़ना सनातन नहीं सिखाता है। सनातन धर्म उन सभी आत्माओं का सम्मान करता है जो धरती से जा चुकी है, जो मर चुके हैं। हम दुश्मन का भी अपमान नहीं करते। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने आगे कहा है कि आत्मा धर्म और लिंग से परे है। हम सभी आत्माओं का सम्मान करते हैं। किसी के दिल और आत्मा को दुखाना भारत की संस्कृति के खिलाफ है। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब कई हिंदू संगठन मुगल शासक औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग कर रहे हैं। तो वही दोस्तों, गुजरात कांग्रेस की ओर से बड़ी खबर सामने आई है, जिससे पता चला है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाल ही में गुजरात कांग्रेस के कुछ नेताओं पर बीजेपी के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया था। इस बारे में बोलते हुए उन्होंने अहम बयान दिया कि वह 20 से 30 लोगों को पार्टी से निकालने के लिए तैयार है। इस बयान से राज्य में पार्टी नेता और कार्यकर्ता असमंजस में है। अब सबकी निगाहें गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सांसद शक्ति सिंह गोहिल पर है। एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान गोहिल ने टिप्पणी की कि राहुल गांधी के बयान से लेकर आगामी एआईसीसी सम्मेलन तक राज्य में पार्टी का दृष्टिकोण कैसे बदलना चाहिए, राहुल गांधी ने अपनी राय साझा की है। अहमदाबाद में ये बयान देने से एक दिन पहले उन्होंने जिला कांग्रेस अध्यक्षों, समिति अध्यक्षों और कर्मचारियों से लेकर कार्यकर्ताओं तक मुलाकात की। मैंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे जो सोचते हैं स्वतंत्र रूप से कह सकते हैं, जिसमें मेरी गलतियां भी शामिल है। लोगों की प्रतिक्रिया थी कि जब कुछ लोग कांग्रेस में थे तो उनकी दोस्ती भाजपा नेताओं से थी। कार्यकर्ताओं ने अपने विचार व्यक्त, हर कोई बीजेपी की गुंडागर्दी की बात कर रहा था। सकारात्मक रूप से कहे तो हमें कांग्रेस सरकार के गांधीवादी मॉडल को फिर से स्थापित करना होगा, जब शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल को सबसे अच्छा और किफायती माना जाता था। गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बदलने की चर्चा को लेकर गोयल ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि यह पूरी तरह से पार्टी आला कमान का अधिकार है। मैं पार्टी का सिपाही हूँ। जब मुझे बिहार का प्रभारी दिया गया तो सभी ने कहा कि यह काम करने के लिए सबसे कठिन राज्य है और मुझे दंडित किया गया, लेकिन एक पार्टी सिपाही के तौर पर
मुझे अपनी भूमिका चुनने का कोई अधिकार नहीं है। जब पार्टी ने मुझसे गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए संपर्क किया तो मैंने एआईसीसी महासचिव वेणुगोपाल से कहा कि उम्र और समय बीत चुका है। कई महीनों के बाद पार्टी आलाकमान ने कहा कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। तो वही 1990 के बाद से मैंने जो चुनाव जीते और हारे, उन्होंने मुझसे बहुत कुछ सिखाया कि बीजेपी और मोदी के खिलाफ जीतने के लिए क्या करना पड़ता है। हर चुनाव में बदलाव की आवश्यकता होती है, चीजें बदलनी होंगी और हम यह कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से 2-3 महीने पहले हुए सर्वे में अनुमान लगाया गया था कि आप सरकार बनाएगी। हमारे अपने सर्वेक्षण में कहा गया था कि पार्टी बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और दिल्ली में हाथ मिलाना नहीं चाहती थी। हालांकि हम हार गए। हमें कड़ी मेहनत करनी होगी, रणनीति बनानी होगी। लोकतंत्र में मतदाता ही राजा होता है। गुजरात में हालात बेहद खराब है। अगर हम लोगों को यह समझा सके तो वही दर्शकों, केजरीवाल और भगवंत मान को लेकर पंजाब से खबर भी सामने आई है। पंजाब में विपक्षी दल लगातार ये दावा कर रहे थे कि मुख्यमंत्री भगवंत मान को पद से हटा दिया जाएगा। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इन दावों को सीधे तरीके से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भगवंत मान सीएम के तौर पर अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा करेंगे। विपक्ष के दावों पर सवाल किए जाने का जवाब देते हुए उन्होंने मीडिया से कहा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। रविवार को मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ये बात कही। हालांकि केजरीवाल ने यह भी कहा कि पंजाब में नशा और भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या है। अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य में पार्टी की सरकार के 3 साल पूरे होने पर रविवार को अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के होशियारपुर में 10 दिवसीय विपश्यना ध्यान सत्र पूरा करने के बाद शनिवार को अमृतसर पहुंचे थे। केजरीवाल ने अमृतसर में संवाददाताओं से कहा है कि मान साहब ने 16 मार्च 2022 को पंजाब के मुख्यमंत्री पद संभाला था। आज हम यहाँ गुरु महाराज का आशीर्वाद लेने आए हैं। 3 वर्षों में उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया और लोगों की सेवा करते रहने की शक्ति प्रदान की। उन्होंने कहा है कि आज पंजाब में सबसे बड़ी समस्या नशा और भ्रष्टाचार है। पंजाब के 3 करोड़ लोग नशे और भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए एक साथ आए हैं। यह न्याय की लड़ाई है, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है। तो वही खबर बिहार से है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में डेब्यू की चर्चा जोर शोर से चल रही है। बीते शनिवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित होली मिलन समारोह में जिस तरह से निशांत कुमार की एंट्री हुई या फिर कराई गई, उससे ये पक्का माना जा रहा है कि जेडीयू ने राजनीति में निशांत कुमार के राज तिलक की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में सवाल है कि वे राजनीति में आते हैं तो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर भी चर्चाएं चल रही है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि निशांत अगर चुनावी पारी की शुरुआत करते हैं तो फिर उसी हरनौत से चुनाव लड़ सकते हैं, जिस हरनौत से नीतीश कुमार ने अपने सियासी पारी की शुरुआत की थी। कहा तो ये भी जा रहा है कि हरनौत से निशांत लड़ते हैं तो जीत भी तय है। अब देखना होगा कि इन चर्चाओं में कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज।